अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनय में। आज हम अपने इस चैनल पर भारतीय भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। कल तक हमने पार्ट 3 तक की वीडियो को कवर कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने भारत की पृष्ठभूमि, भारत के निर्माण की प्रक्रिया, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार और कल की वीडियो में हमने भारत का मानक समय कवर कर लिया था। आज की कक्षा पर हम पार्ट 4 के अंतर्गत भारत में गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं भारत में कर्क रेखा। ठीक, भारत में कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा को समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कर्क रेखा कहते किसे हैं। ठीक, कर्क रेखा किस अक्षांश रेखा को कहा जाता है और इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो हमने परसों की वीडियो में अक्षांश रेखा को अच्छी तरीके से समझा था और उसमें मैंने बताया था कि किसी पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। ठीक, तो जब दो समांतर अक्षांशों को एक पैरेलल लाइन से मिला दिया जाए तो क्या कहला जाता है, अक्षांश रेखा कहला जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के केंद्र है, ये वाला भाग है केंद्र, और यहाँ से मैंने एक समांतर रेखा खींच दी और इसको मैंने बताया था जो पृथ्वी के केंद्र से एकदम बीचों बीच समांतर रेखा जो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब एक चीज समझिए, ये है पृथ्वी का केंद्र और मैंने पृथ्वी के केंद्र से इस वाले स्थान की क्या मापी, कोणीय दूरी मापी, और ये जो दूरी मापी गई ये कितनी निकली, 23 डिग्री 30 मिनट के लगभग। और यहां से उतनी ही समांतर ही दूरी ली मैंने, यहां से यहां साइड की भी कोणीय दूरी मापी और ये भी कितनी निकली, 23 डिग्री 30 मिनट। अब ये दो अक्षांश हैं, ये दो अक्षांश है जिसे हम किसी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी मापने में प्रयोग की। अब जब ये दूरी मापे तो ये दूरी कितनी निकल के आई, 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश और 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश। अब दोनों अक्षांशों को अगर हम मिला देते हैं एक समांतर रेखा खींच के तो ये क्या बन जाती है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कितने डिग्री के एंगल पर यह रेखा खींची गई है, 23 डिग्री 30 मिनट की। तो इस कारण इस रेखा को क्या कहा जाएगा, 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश। अब 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश कहेंगे कि उत्तरी अक्षांश कहेंगे। 0 डिग्री के उत्तर में है यह रेखा तो इसे क्या बोला जाएगा, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और दो समांतर अक्षांश को मिलाने वाली समांतर जो रेखा खींच दी जाती है इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। या क्षैतिज रेखा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये जो 23.5 डिग्री के अंतराल पर जो रेखा खींची गई उत्तर साइड, अब उत्तर में ही इस कारण इसे क्या बोला जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार मैं 23.5 डिग्री क्या लेता हूं, नीचे साइड। इसी प्रकार 23.5 डिग्री के एंगल मैंने कहां साइड बनाया, नीचे साइड। 30 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, यहां साइड भी 30 मिनट, और इन दोनों को मिलाकर एक समांतर रेखा खींच दी तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा, 23 डिग्री 30 मिनट 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में है, इस कारण इसे क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो 23.5 डिग्री थी उसे कहा गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो दक्षिण में अक्षांश रेखा थी उसे क्या कहा गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब भूवैज्ञानिक या खगोल शास्त्री जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है।
कर्क रेखा किसे कहा जाता है? कभी यह प्रश्न पूछे कि किस अक्षांश रेखा को या किस अक्षांशीय वृत्त को कर्क रेखा कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बीमारी वाला कैंसर ना समझ लीजिएगा, ठीक है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश रेखा होती है, उसको क्या नाम दिया खगोल शास्त्रियों ने? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहा जाता है? मकर रेखा को, और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर कल्पना की गई है। अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर ये वाली जो आप अगर ये ग्लोब हम उठाएं जिसे बैरहम ने बनाया था, इस ग्लोब में ये जो लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश के ये जो नीचे रेखा है इसे क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाली नीचे वाली। तो ये वाली जो रेखा है बीच वाली, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, और ये जो नीचे वाली अक्षांश रेखा है 0 डिग्री के दक्षिण में है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा। और ऊपर वाला अगर ले ले 23.5 डिग्री, ये है, ये ऊपर वाला अगर 23.5 डिग्री ले ले तो ऊपर वाले को 23.5 डिग्री क्या कहा जाएगा? कर्क रेखा कहा जाएगा। तो ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री को क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। तो ये हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी पर बैरहम के द्वारा कल्पना की गई है। अब इनका उपयोग क्या है और पृथ्वी में इनका कार्य क्या है, ये हम समझते हैं आगे। तो ये हो गई मकर रेखा, ऊपर वाली क्या हो गई? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में विस्तृत अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में विस्तृत अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। फिर इसके आगे चलते हैं, फिर से हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु से एक एंगल बनाने का काम करते हैं, और ये जो एंगल टोटली बनता है ये हमारा बनता है 66.5 डिग्री। कितने का बनता है? 66.5 डिग्री, 66 डिग्री 30 मिनट। और यहाँ साइड से भी हम एक एंगल बनाते हैं, ये भी कितने का? 66.5 डिग्री, मतलब 66 डिग्री 30 मिनट। अब इन दोनों 66.5 डिग्री के अक्षांश को मिलाकर हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, ये। अब ये इसका नाम क्या पड़ेगा? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 66.5 का एंगल बनाते हुए इस रेखा को बनाया गया है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है, इस कारण उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर में इसलिए उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार नीचे अगर हम देखते हैं, इसी प्रकार नीचे हम 66.5 का एंगल बनाते हैं, या ये भी 66.5 का बना दिया, यहां से भी 66.5 डिग्री का, और इन दोनों अक्षांश को मिलाकर हमने ये रेखा खींच दी। अब इस रेखा को क्या कहा जाएगा? 66 डिग्री 30 मिनट, 66 या 66.5 डिग्री, 66 डिग्री 30 मिनट है, 66.5 डिग्री दक्षिण में है, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में है, इस कारण इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा। और ऊपर थी तो उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहां तक की चीजें समझ में आई। अब जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये हमारे पृथ्वी के आर्कटिक महासागर से गुजरती है, हमारे पृथ्वी के आर्कटिक महासागर से गुजरती है। मैंने क्या बताया? जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है हमारे पृथ्वी में आर्कटिक महासागर से गुजरती है। आर्कटिक महासागर इस पृथ्वी में विस्तृत सबसे छोटा महासागर है। तो आर्कटिक महासागर से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस कारण इस अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो आर्कटिक
लाइन, इसे क्या कहा जाएगा? आर्कटिक लाइन। तो जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है कहां से गुजरती है? कहां से गुजरती है? आपके आर्कटिक महासागर से, जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इस कारण इस रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है ये कहां से गुजरती है? आपके अंटार्कटिका महाद्वीप से। आपके अंटार्कटिका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? अंटार्कटिका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस कारण 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक लाइन या अंटार्कटिक रेखा। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक महासागर से गुजरती है, इस कारण इसे आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है, इस कारण इसे अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक लाइन कहा जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा है। और आपको पता है ये है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ये है दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। और ध्रुवों पर जो रेखा होती है वो रेखा न होकर बिंदु पर परिवर्तित हो जाती है, जिसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और नीचे वाले को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के विषय में हम समझते हैं। देखिए, जो सूर्य का लंबवत प्रकाश होता है, सूर्य का लंबवत प्रकाश होता है पूरे 12 माह अर्थात 365 या 366 दिन जो वर्ष में होते हैं, इन पूरे 12 माहों में सूर्य का जो लंबवत प्रकाश होता है आपके भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो होता है पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, इस कारण इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये परसों की वीडियो में मैंने बताया था। इसे विषुवत रेखा और इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, सीधा प्रकाश जो होता है सूर्य का, वर्ष में भूमध्य रेखा से प्रारंभ होता है और कर्क रेखा पर जाता है, फिर कर्क रेखा से पुनः भूमध्य रेखा पर आता है और फिर भूमध्य रेखा से पुनः कहां जाता है? मकर रेखा पर, और फिर मकर रेखा से पुनः कहां आता है? भूमध्य रेखा पर। तो इसका मतलब ये है कि पूरे 12 माह यानी साल के 365 या 366 दिनों में सूर्य का लंबवत प्रकाश जो सीधा वाला प्रकाश होता है वो कहां आपका चमकता है? तो कर्क भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा या और भूमध्य रेखा से फिर मकर रेखा, मकर रेखा से पुनः भूमध्य रेखा। तो कह सकता हूं मैं कि सूर्य का लंबवत प्रकाश पूरे वर्ष में कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य चमकता है। कौन सा प्रकाश? मुख्य प्रकाश। जो ताप वाला या लंबवत जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य चमकता है। अब ये बताइए, सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है, जो मुख्य प्रकाश है, मात्र कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य चमकता है। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु कैसी होगी? सूर्य का लंबवत प्रकाश कैसा होगा? गर्म। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? उष्ण। उष्ण मतलब क्या होती है? गर्मी। तो उष्ण कटिबंध जलवायु। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य की क्षेत्र की जो जलवायु होगी कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक, इसके ऊपर जाते हैं 23.5 से 66.5 के मध्य का जो ये क्षेत्र है, यहाँ सूर्य का मुख्य प्रकाश न पहुंचकर आंशिक प्रकाश पहुंचता है। सूर्य का आंशिक प्रकाश पहुंचता है, जिस कारण 23.5 से 66.5 ऊपर और 23.5 से 66.5 नीचे यहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसी हो जाती है? समशीतोष्ण जलवायु हो जाती है। 23.5 से 66.5 ऊपर, 23.5 से 66.5 नीचे सूर्य का आंशिक प्रकाश पहुंच पाता है, लंबवत प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इस कारण इस क्षेत्र की जलवायु थोड़ी इस वाले क्षेत्र की गर्म हो जाएगी और इस वाले क्षेत्र की जलवायु क्या हो जाएगी? थोड़ी ठंडी हो जाएगी। इस कारण यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण कहलाती है। अब जब 66.5 से हम 90 की तरफ जाते हैं ऊपर और 66.5 से 90 की तरफ जाते हैं नीचे, ठीक है, तो ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं 66.5 से ऊपर और नीचे, तो यहाँ पास सूर्य का एकदम से 6 माह तक प्रकाश पहुंचता है और 6 माह तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि 6 माह तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इस कारण ये ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है और यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है? एकदम शीत जलवायु। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी हो जाती है? शीत।
तो आप इतना याद रखिएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। इस कारण यहाँ की जलवायु, इस क्षेत्र में जितने भी देश आएंगे, जितनी भी चीजें आएंगी, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। 23.5 से 66.5 के मध्य नीचे, ऊपर और नीचे की जो जलवायु होगी वहां सूर्य का आंशिक प्रकाश पहुंचेगा। इस कारण इस क्षेत्र की जलवायु हो जाएगी आपकी समशीतोष्ण जलवायु। 66.5 से 90 तक, 66.5 से 90 नीचे, यहाँ इस क्षेत्र की जलवायु क्या हो जाएगी? शीत जलवायु, एकदम ठंडी। यहाँ साधारण ठंडी, यहाँ एकदम ठंडी। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा भारत है, ये है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा और हमारा भारत कहाँ स्थित है? कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, ये है हमारा चतुष्कोणीय आकृति वाला देश भारत। अब कर्क रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र किस जलवायु का क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये कर्क रेखा ये है, और इसके नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। और भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव भी पड़ता है। इस कारण भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो कर्क रेखा का भी प्रभाव पड़ा और भारत के पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मानसून का भी प्रभाव पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमी तटीय मानसून का पड़ता है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपने ये भी समझ लिया कि कर्क रेखा किसे कहते हैं और मकर रेखा किसे कहते हैं। अब थोड़ी हम आगे समझते हैं भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और कौन कौन सी विशेषता रखती है। तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। तो कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर क्या होगा? 8। अब देखते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आप देखिए, ये जो राज्य है यहाँ पास, इस राज्य को हम क्या कहते हैं? मिजोरम। ये राज्य क्या है? मिजोरम। इसे क्या कहा जाता है? मिजोरम। तो सबसे पहला राज्य हो गया मिजोरम। तो ये कर्क रेखा आ रही है आपकी, ये कर्क रेखा सबसे पहले कहाँ गई? मिजोरम। फिर दूसरा राज्य कौन सा है भारत का? त्रिपुरा। ये यहाँ पास कौन सा है? त्रिपुरा। फिर इसके बाद बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बांग्लादेश। बीच में जो देश देख रहे हैं, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा का निर्धारण करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम कल की वीडियो में ये चीज बताएंगे। ठीक है, तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, 2 हो गए। फिर यहाँ पास जो स्टेट है भारत का, इसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। क्या कहते हैं इसे? पश्चिम बंगाल। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हो गया झारखंड चौथा राज्य। 5वां राज्य हो गया छत्तीसगढ़। 6वां राज्य हो गया मध्य प्रदेश। 7वां राज्य हो गया राजस्थान और 8वां राज्य हो गया गुजरात। ठीक, तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ तक ये आपके 8 राज्य आपको पूर्णतः क्लियर होनी चाहिए और मैप में एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, रटने वाली प्रक्रिया नहीं रखिएगा। जब भूगोल को सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर समझना है ज्यादा से ज्यादा, और मैप आपके दिमाग में एकदम सेव होना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि 8 राज्यों से एक रेखा गुजरती। अब कर्क रेखा की विशेषताएं को समझते हैं कि भारत के संबंध में कर्क रेखा की प्रमुखतः विशेषता क्या है। तो देखिए, पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा एकदम उसके मध्य से गुजरती है। किस राज्य की राजधानी के एकदम मध्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड की राजधानी को हम कहते हैं रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच स्थित है। मतलब मैं कह दूं, अगर ये रांची है तो कर्क रेखा एकदम इसके बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक, तो किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, या वह राजधानी कर्क रेखा के एकदम मध्य में विस्तृत है? तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के एकदम मध्य में स्थित है, अर्थात कर्क रेखा इसे 2 बराबर हिस्सों पर विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर।
इन दोनों क्षेत्रों से भी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ये इन क्षेत्रों के उत्तरी क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर से कर्क रेखा उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजरती है, अर्थात ये दोनों राजधानियां भी कर्क रेखा पर स्थित है। तो एकदम बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी हो गई? झारखंड की राजधानी रांची। और आंशिक रूप से बीच पर स्थित राजधानी कौन सी हो गई? भोपाल और गांधीनगर। ये कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन एकदम बीच पे नहीं स्थित है। फिर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो चार चीजें यहाँ पास बन गई। ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के बीचों बीच है? तो झारखंड की राजधानी रांची। ऐसी कौन सी राजधानियां हैं जिनसे कर्क रेखा आंशिक रूप से मध्य से गुजरती है, जिनसे होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर चौथा प्रश्न, ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये हो गई कर्क रेखा की मुख्य बातें। फिर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाए कि भारत के किन किन राज्यों को कर्क रेखा मध्य से विभाजित करती है? तो भारत के कौन कौन से राज्यों के मध्य से विभाजित करती है? सबसे पहले आप याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड और फिर मध्य प्रदेश। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से 3 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश हो गया। इन 3 राज्यों से कर्क रेखा एकदम मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा से रिलेटेड एक अंतिम पॉइंट बचता है जिसको हम समझते हैं। पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा से एकदम कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है? विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, उस नदी का नाम बताइए। तो वो नदी आपके भारत की है, आपके एमपी का एक जिला है धार, एमपी में एक जिला है धार। धार में विंध्य श्रेणी स्थित है विंध्याचल पर्वत की, वहां से गुजरती है माही नदी। तो आप यहां पास समझिएगा इस बात को, यहां पास हम समझते हैं इस बात को। देखिए ये है, मान लीजिए मध्य प्रदेश का धार जिला, यहां पास क्या है? धार। ठीक, अब यहां से निकलती है, यहां विंध्य श्रेणी, विंध्याचल पर्वत में 3 श्रेणियां, विंध्य श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। तो जो सबसे पश्चिमी विस्तृत श्रेणी है उसे हम विंध्य श्रेणी कहते हैं, जो मालवा क्षेत्र में विस्तृत है। तो धार जिला पर स्थित विंध्य श्रेणी से नदी निकलती है माही। माही नदी ये जाती कहां से है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए पहुंच जाती है राजस्थान में। जब यह राजस्थान में पहली बार प्रवेश करती है तो कर्क रेखा को फर्स्ट राउंड काट देती है। यहां से गई, ये है कर्क रेखा, तो यहां से ये गई और ये पहले राउंड कर्क रेखा को काटती और राजस्थान में फिर दोबारा ऊपर जाकर एक पुनः फिर से वापस लौटती है और फिर कर्क रेखा को दोबारा काट देती है राजस्थान में। तो राज्य निकलती कहां से? मध्य प्रदेश के धार जिले से, लेकिन राजस्थान में जाकर एक बार काटती है, फिर लौटते हुए राजस्थान में ही एक बार इसे काट देती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटकर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। तो माही नदी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, माही नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार राजस्थान में काटने का कार्य करती है, विभाजित करने का कार्य करती है। तो ये चीज आप समझ गए। और नदी निकलती कहां से है? मध्य प्रदेश के धार जिले से। और पहली बार कब काटती है? जब राजस्थान में प्रवेश करती है। और दूसरी बार कब काटती है? जब राजस्थान से ये प्रवाहित होते हुए दक्षिण दिशा में आती है। तो 2 बार ये कर्क रेखा को काटती है। ठीक, तो इस प्रकार हम आज के टॉपिक में कर्क रेखा के बारे में समझे, मकर रेखा के बारे में समझे और महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर किए। भारत में हम कर्क रेखा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझ लिया और आज की वीडियो पर हम सिर्फ कर्क रेखा को ही समझेंगे और कल हम भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के अंतर्गत स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को समझेंगे। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।